दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक हैं। दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल अपराध की कहानी में स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसी महिला की है जिसने अपनी जिस्मानी आग बुझने के लिए अपने ही विद्यार्थी के साथ संबंध बनाए और नतीजा अपराध। दोस्तों, कोई भी महिला हो, जब एक बार जिस्मानी संबंध बन जाता है तो उस महिला को आदत हो जाती है। अगर समय समय पर उसकी जरूरत पूरी न हो तो ऐसी महिला का बाहर किसी ना किसी से संबंध बन जाता है। दोस्तों, आप सबसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल लाइक करें और कमेंट करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बहुत से लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपके सहयोगी से मुझे हिम्मत मिलती है, इसलिए कंजूसी ना करें। कहानी शुरू करते हैं। दोपहर 3 बजे के करीब दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम को सुब्रतो पार्क स्थित एयरफोर्स मेडिकल सेंटर से सूचना दी गई कि एक सैनिक की मौत हो गई है, इसलिए थाना पुलिस भेजी जाए। यह मेडिकल सेंटर दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के थाना कैंट के अंतर्गत आता है, इसलिए पुलिस कंट्रोल रूम ने तत्काल यह जानकारी थाना कैंट को वायरलेस द्वारा दे दी। यह 10 अप्रैल 2014 की बात है। चूंकि उस दिन दिल्ली में लोकसभा चुनाव का मतदान चल रहा था, इसलिए दिल्ली पुलिस के ज्यादातर पुलिसकर्मी चुनाव ड्यूटी पर थे। पुलिस चौकी सुब्रतो पार्क के चौकी प्रभारी के बी झा की भी ड्यूटी क्षेत्र के पोलिंग बूथ पर लगी थी। पुलिस कंट्रोल रूम द्वारा वायरलेस से जो संदेश प्रसारित किया गया था उसे उन्होंने सुन लिया था। इसके अलावा थाना प्रभारी ने भी उन्हें वहां जाने का निर्देश दिया था, इसलिए चौकी प्रभारी के बी झा एयरफोर्स मेडिकल सेंटर की ओर रवाना हो गए। दूसरी ओर सूचना मिलने पर थाना कैंट से भी एएसआई देवेंद्र कांस्टेबल सचिन के साथ एयरफोर्स अस्पताल के लिए चल पड़े थे। पुलिस के अस्पताल पहुंचने तक डॉक्टरों ने लाश को सफेद कपड़े में बंधवा दिया था। चौकी प्रभारी ने जब वहां के डॉक्टरों से मृतक और उसकी लाश के बारे में पूछा तो उन्होंने सफेद कपड़ों में बंधी उस लाश को दिखाते हुए बताया कि यही एयरफोर्स के सार्जेंट रमेश चंद्र की लाश है। चौकी प्रभारी के बी झा ने पूछा कि रमेश चंद्र की मौत कैसे हुई, तो डॉक्टर ने बताया कि करीब 1 घंटे पहले इन्हें इनकी पत्नी सुधा एम्बुलेंस से लेकर आई थी। अस्पताल आने पर सुधा ने बताया था कि इन्हें हार्ट अटैक आया था, लेकिन जब इनकी जांच की गई तो पता चला कि इनकी मौत हो चुकी है। मृतक रमेश चंद्र की पत्नी सुधा गुप्ता वहीं थी। चौकी प्रभारी के बी झा ने पूछा कि यह सब कैसे हुआ, तो उसने कहा, सर, यह शराब के आदी थे। कल रात यानी 9 अप्रैल की रात 10 बजे के करीब जब यह घर आए तो काफी नशे में थे। यह इनकी रोजाना की आदत थी, इसलिए मैं कुछ नहीं बोली। खाना खाने के बाद जब यह सोने के लिए लेटे तो कहा कि सीने में दर्द हो रहा है। मैंने सोचा कि दर्द गैस की वजह से हो रहा होगा, क्योंकि इन्हें गैस की शिकायत थी। मैंने इन्हें पानी पिलाया और वहीं पास में बैठ गई। काफी देर तक इन्हें हल्का हल्का दर्द होता रहा। उसके बाद यह सो गए तो मैंने सोचा कि शायद इन्हें आराम हो गया है, फिर मैं भी इन्हीं के बगल में सो गई। सुबह 9 बजे जब यह सोकर उठे तो मैंने इनसे तबीयत के बारे में पूछा। इन्होंने बताया कि अब ठीक है। नहा धोकर इन्होंने नाश्ता किया और वोट डालने की तैयारी करने लगे। यह तैयार होकर घर से निकलने लगे तो इन्हें चक्कर आ गया। उस समय मैं किचन में थी। दौड़कर मैंने इन्हें संभाला और इन्हें ले जाकर बेड पर लिटा दिया। 1 बजे के करीब इनके सीने में फिर से दर्द उठा और वह दर्द भी वैसा ही था जैसा रात में हो रहा था। मैंने इन्हें पानी पिलाया, लेकिन इस बार दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उस समय क्वार्टर में मैं अकेली थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं कुछ करती, दर्द अचानक काफी तेज हो गया, फिर यह बेहोश हो गए। मैंने इन्हें हिलाया डुलाया, लेकिन इनका शरीर एकदम ढीला पड़ चुका था। इनके चेहरे पर पानी के छींटे मारकर होश में लाने की कोशिश की, लेकिन इन्हें होश नहीं आया। मैं घबरा गई, भागकर पड़ोस में रहने वाले एयरफोर्स ऑफिसर एमपी यादव के यहाँ पहुंची। उन्हें पूरी बात बताकर मैंने इन्हें अस्पताल ले चलने के लिए कहा। उन्होंने फोन करके एयरफोर्स की एम्बुलेंस बुलवाई और इन्हें यहाँ लाया गया। यहाँ आने पर डॉक्टरों ने बताया कि इनकी मौत हो चुकी है। सुधा गुप्ता से बातचीत करते हुए चौकी प्रभारी के बी झा ने देखा कि इस स्थिति में जहाँ महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल होता है और वे किसी से बात करने की स्थिति में नहीं होती हैं, वहीं इसके चेहरे पर लेश मात्र का भी दुख नजर नहीं आ रहा। वह बातचीत भी इस तरह से कर रही है जैसे सब कुछ सामान्य हो। चूंकि उस समय उसके पति की लाश अस्पताल में रखी थी, इसलिए उन्होंने उससे ज्यादा पूछताछ करना ठीक नहीं समझा। रमेश चंद्र की लाश सफेद कपड़े में लिपटी थी, इसलिए चौकी प्रभारी लाश को भी नहीं देख सके थे।
उन्हें यह मामला संदिग्ध लग रहा था, इसलिए उन्होंने सारी जानकारी थाना प्रभारी सुरेश कुमार को दी तो वे भी अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने भी सुधा गुप्ता और अस्पताल के डॉक्टरों से बात की। इसके बाद उन्होंने लाश को पोस्टमार्टम के लिए सफदरजंग अस्पताल भिजवा दिया। सूचना पाकर सार्जेंट रमेश चंद्र के घर वाले भी इलाहाबाद से सफदरजंग अस्पताल पहुंच गए थे। पुलिस ने उनसे भी पूछताछ की थी, लेकिन उनसे कोई खास जानकारी नहीं मिली। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने लाश मृतक के भाई सुरेश साहू को सौंप दी। सुधा से बातचीत के बाद थाना प्रभारी को भी शक हो गया था, इसलिए उन्होंने चौकी प्रभारी के बी झा को एयरफोर्स कॉलोनी में जाकर गुप्त रूप से मामले की छानबीन करने को कहा था। चौकी प्रभारी के बी झा ने एयरफोर्स कॉलोनी जाकर अपने ढंग से सार्जेंट रमेश चंद्र की मौत के बारे में पता करना शुरू किया। इसी पता करने में उन्हें एयरफोर्स के एक अधिकारी ने बताया कि पूरी कॉलोनी में इस बात की चर्चा है कि मृतक रमेश चंद्र की पत्नी सुधा गुप्ता का पड़ोस में ही रहने वाले 17 वर्षीय अमित से प्रेम संबंध है। यह बात कहाँ तक सच है वे कुछ कह नहीं सकते। कॉलोनी में रहने वाले एयरफोर्स कर्मचारियों की पत्नियों ने अपना एक एसोसिएशन बना रखा था। उस एसोसिएशन में सुधा गुप्ता भी थी। चौकी प्रभारी सार्जेंट की मौत के बारे में पता करने के लिए जब एसोसिएशन की महिलाओं के पास पहुंचे तो उन्होंने सार्जेंट की मौत पर अपना संदेह जाहिर करते हुए उनसे सुधा गुप्ता के आचरण के बारे में पूछा तो संयोग से वहां मौजूद सुधा गुप्ता बोल पड़ी, सर मेरे ही पति की मौत हुई है और आप मेरे ही ऊपर इस तरह का आरोप लगाकर मुझे बदनाम कर रहे हैं। यह अच्छी बात नहीं है मैडम, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है कि हम आपको बदनाम करेंगे। जिस तरह की बातें हमें सुनने को मिल रही हैं, हम उसी के आधार पर यह बात कर रहे हैं। बहरहाल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिल जाए उसके बाद हम आपसे बात करेंगे, चौकी प्रभारी ने कहा। चौकी प्रभारी ने कॉलोनी में रहने वाले कुछ एयरफोर्स के अधिकारियों से सुधा गुप्ता और अमित पर नजर रखने को कहा था। उन्हें डर था कि कहीं दोनों भाग न जाएं। 4 मई 2014 को सार्जेंट रमेश चंद्र की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मिली। रिपोर्ट पढ़कर पुलिस हैरान रह गई। सुधा गुप्ता ने बताया था कि उसके पति की मौत हार्ट अटैक से हुई थी, जबकि पोस्टमार्टम के अनुसार उसकी मौत गला दबाने से हुई थी। इस रिपोर्ट से पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि यह सब सुधा और अमित ने ही साजिश रचकर किया होगा। आगे की कार्रवाई करने से पहले चौकी प्रभारी ने सफदरजंग अस्पताल के उन डॉक्टरों से बात की जिन्होंने सार्जेंट रमेश चंद्र की लाश का पोस्टमार्टम किया था। डॉक्टरों ने बताया था कि उसकी मौत सांस की नली दबाने यानी गला घोंटने से हुई थी। उन्होंने यह भी बताया था कि उसकी गले की हड्डी में फ्रैक्चर भी था। ऐसा गला दबाने पर ही हुआ होगा। डॉक्टरों ने पुलिस को यह भी बताया था कि रमेश चंद्र की जेब से एक पर्ची मिली थी जो उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी को 1 अप्रैल को लिखी थी। उसमें लिखा था, मेरा कुछ दिनों से पारिवारिक क्लेश चल रहा है। मुझे नहीं पता कि मैं कितने दिन और रहूंगा। अगर मेरे साथ कुछ हो जाता है तो मेरी संपत्ति का आधा हिस्सा गरीबों में बांट दिया जाए, बाकी मेरी बेटी के लालन पालन पर खर्च किया जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डॉक्टरों की बातचीत से साफ हो गया था कि रमेश चंद्र की मौत हार्ट अटैक से नहीं, गला दबाने से हुई थी, यानी उसकी हत्या की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उस पर्ची के बारे में पुलिस उपायुक्त को भी अवगत कराया गया। उनके निर्देश पर 6 मई 2014 को थाना दिल्ली कैंट में सार्जेंट रमेश चंद्र गुप्ता की हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया। इसके बाद इस मामले को सुलझाने के लिए डीसीपी सुमन गोयल ने एक पुलिस टीम बनाई जिसमें थाना प्रभारी सुरेश कुमार वर्मा, सुब्रतो पार्क, चौकी के प्रभारी के बी झा, एसआई राम प्रताप, जीआर मीणा, एएसआई देवेंद्र, हेड कांस्टेबल अनिल, सचिन, महिला कांस्टेबल सुनीता, निर्मला आदि को शामिल किया गया। चौकी प्रभारी के बी झा ने जब अस्पताल में सुधा गुप्ता से बात की थी तभी उन्हें रमेश चंद्र की मौत पर शक हो गया था, लेकिन उस समय लाश कपड़े में बंधी हुई थी इसलिए वे उसे देख नहीं पाए थे। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पर्ची ने उनका संदेह सच में बदल दिया था। उन्हें कॉलोनी वालों से सुधा गुप्ता और 17 वर्षीय अमित के संबंधों के बारे में पता चल गया था। अब उन्हें लग रहा था कि इन्हीं संबंधों की वजह से सुधा गुप्ता और अमित ने रमेश चंद्र को ठिकाने लगाया था। चूंकि सुधा गुप्ता तेज तर्रार और उच्च शिक्षित महिला थी इसलिए पुलिस पूरे सबूतों के साथ ही अब उससे पूछताछ करना चाहती थी। पुलिस को सुधा गुप्ता और अमित के मोबाइल नंबर मिल गए थे। पुलिस ने दोनों नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाई। पता चला कि दोनों ने पिछले 1 महीने में एक दूसरे को करीब 1500 फोन किए थे। दोनों ने इतनी कॉल्स किसी अन्य नंबर पर नहीं की थीं।
इस कॉल डिटेल्स ने पुलिस के शक को और मजबूत कर दिया था। पुलिस को पर्याप्त सबूत मिल गए तो सुधा को पूछताछ के लिए थाने बुलाने की तैयारी होने लगी। सुधा एयरफोर्स कॉलोनी के क्वार्टर नंबर जीडग में रहती थी। अमित भी वहीं पास में रहता था। पूछताछ के लिए बुलाने की खातिर पुलिस जब दोनों के क्वार्टरों पर पहुंची तो दोनों ही अपने क्वार्टरों से गायब मिले। इससे यही अंदाजा लगाया गया कि पुलिस की जांच सही दिशा में जा रही थी। दोनों कहीं दूर न चले जाएं, इसलिए पुलिस टीम सरगर्मी से उनकी तलाश करने लगी। इधर उधर भागा दौड़ी करने के बाद पता चला कि सुधा गुप्ता और अमित वसंत विहार के वसंत गांव में रह रहे हैं। आखिर पुलिस उनके ठिकाने पर पहुंच ही गई। सुधा को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि पुलिस वहां पहुंच जाएगी, इसलिए पुलिस को देखकर वे हैरान रह गई। सुधा ने वे फ्लैट किराए पर ले रखा था। पुलिस को देखकर मकान मालिक भी आ गया था। पूछताछ में मकान मालिक ने बताया कि फ्लैट किराए पर लेते समय सुधा ने अमित को अपना पति बताया था। इस तरह पुलिस को सुधा के खिलाफ एक और सबूत मिल गया था। पुलिस सुधा और अमित को लेकर थाने आ गई। थाने में आते ही थाना प्रभारी ने सुधा से पूछा, सच सच बताओ, तुमने अपने पति को क्यों मारा? सर, मैं भला अपने पति को क्यों मारूंगी? उनकी मौत तो हार्ट अटैक से हुई थी। तुम यह बात इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हो? तुम्हें कैसे पता चला कि मौत हार्ट अटैक से हुई थी? थाना प्रभारी सुरेश कुमार वर्मा ने पूछा। उनके सीने में जिस तरह से दर्द हुआ था उससे मैंने अंदाजा लगाया था कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। हमारे पास जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें साफ लिखा है कि रमेश चंद्र की मौत गला दबाने से हुई थी। यह कैसे हो सकता सर? मेरे सामने उन्हें हार्ट अटैक आया था। सीने में दर्द से ही वे बेहोश हुए थे, सुधा गुप्ता ने कहा। थाना प्रभारी कुछ और पूछते इससे पहले वहीं बैठे चौकी प्रभारी के बी झा बोले, अच्छा सुधा, यह बताओ कि अमित से तुम्हारा क्या संबंध है? अमित मेरा स्टूडेंट है, मैं उसे ट्यूशन पढ़ाती हूँ, सुधा ने कहा। यह तो हमें भी पता है कि तुम उसे ट्यूशन पढ़ाती थी, लेकिन मैं उस संबंध के बारे में पूछ रहा हूँ जो सबकी नजरों से छिपा रखा था। तुम पढ़ी लिखी और समझदार हो, फिर भी इस तरह का गलत काम कर रही थी। क्यों उस बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर रही हो? सर, आप क्यों बिना मतलब हमें बदनाम कर रहे हैं? हम बदनाम नहीं कर रहे हैं, बल्कि सही कह रहे हैं। तुम अपने फोन की कॉल डिटेल्स देखो, चौकी प्रभारी ने उसे कॉल डिटेल्स दिखाते हुए कहा। तुम दोनों ने पिछले 1 महीने में 1500 से ज्यादा फोन किए हैं। ऐसा कौन सा काम था जो तुम उससे रात दिन बातें करती रहती थी? इसके अलावा वसंत गांव में तुमने जो फ्लैट ले रखा था, तुम उसमें उसे अपना पति बताकर रह रही थी। मेरे ख्याल से तुम्हें अब पता चल गया होगा कि मुझे सब जानकारी मिल गई है, इसलिए अब तुम्हें सच्चाई बता देनी चाहिए, वरना तुम्हें पता ही है कि पुलिस चाहेगी तो सच्चाई उगलवा लेगी। चौकी प्रभारी के इतना कहते ही सुधा रो पड़ी। हथेलियों से आंसू पोंछते हुए उसने कहा, सर, वे तो केवल नाम के पति थे। किसी भी औरत को सिर्फ पैसा ही नहीं चाहिए, पैसे के अलावा भी उसकी तमाम जरूरतें होती हैं। इस बात को वे समझते ही नहीं थे, बल्कि इधर घर में काफी क्लेश करने लगे थे। इसके बाद सुधा ने पति की हत्या के पीछे की जो कहानी पुलिस को सुनाई, वे कुछ इस प्रकार थी। रमेश चंद्र मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला इलाहाबाद के गांव लाल बिहारा के रहने वाले थे। 19 साल पहले वे एयरफोर्स में सार्जेंट के रूप में भर्ती हुए थे। अनेक जगह नौकरी करने के बाद उनका तबादला दिल्ली हुआ तो उन्हें रहने के लिए सुब्रतो पार्क स्थित एयरफोर्स कॉलोनी में जीडग नंबर का फ्लैट आवंटित हुआ। दूसरी मंजिल पर स्थित इस फ्लैट में वे अकेले ही रहते थे। करीब 5 साल पहले उनकी शादी गोरखपुर के सैनिक कुंज में रहने वाली सुधा गुप्ता से हुई थी। सुधा के पिता भी भारतीय वायुसेना में नौकरी करते थे। बीकॉम पास सुधा की जब शादी हुई थी तब वह 23 साल की थी, जबकि रमेश चंद्र 35 साल के थे। दोनों की उम्र में 12 साल का अंतर था। शादी के बाद सुधा पति के साथ दिल्ली आकर सरकारी क्वार्टर में रहने लगी थी। कुछ दिनों तक उनकी गृहस्थी ठीक ठाक चली। उसी बीच सुधा एक बेटी की मां बनी। शादी के बाद भी सुधा अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी। इसके लिए उसने पति से बात की तो उसने इजाजत दे दी। सुधा कानपुर यूनिवर्सिटी से पत्राचार द्वारा एमकॉम करने लगी। रमेश चंद्र रोज शराब पीते थे। एक तरह से वे शराब के आदी थे। शाम को घर लौटते तो शराब के नशे में धुत होते थे। सुधा ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने अपनी आदत नहीं बदली। रोज रोज एक ही बात कहने से रमेश चंद्र चिढ़ने लगा। इसके अलावा सुधा की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि रमेश चंद्र उसकी जरूरतों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे।
घर में हर तरह की सुख सुविधा थी, लेकिन रमेश चंद्र यह नहीं समझते थे कि सुख सुविधाओं के अलावा भी पत्नी की अन्य जरूरतें भी होती हैं। रमेश चंद्र नशे में धुत आते और खाना खाकर सो जाते। पत्नी की भावनाओं पर वे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। सुधा कभी पहल करती, तब भी वे उसे संतुष्ट नहीं कर पाते थे, लिहाजा वह तड़प कर रह जाती थी। सुधा की यह ऐसी समस्या थी जिसे वे किसी से कह भी नहीं सकती थी। उसकी और रमेश चंद्र की उम्र में जो 12 साल का अंतर था, उसे अब वे साफ महसूस कर रही थी। पति की इन उपेक्षाओं से वे चिड़चिड़ी सी हो गई थी। पति के ड्यूटी पर चले जाने पर सुधा बेटी के साथ मन बहलाने की कोशिश करती। अब तक सुधा की एम.कॉम की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। खुद को व्यस्त रखने के लिए सुधा पास ही संकुल कोचिंग सेंटर में पढ़ाने जाने लगी। इससे उसका समय भी कट जाता था, साथ ही 4 पैसे भी मिल रहे थे। उसी कोचिंग सेंटर में अमित पढ़ने आता था। 11वीं में पढ़ने वाले अमित को सुधा कॉमर्स पढ़ाती थी। अमित के पिता भी एयरफोर्स में थे। रहने के लिए उन्हें जो फ्लैट मिला था, वह सुधा के फ्लैट के करीब ही था, इसलिए सुधा अमित को अच्छी तरह से जानती थी। अमित की उम्र 17 साल जरूर थी, लेकिन हष्ट-पुष्ट होने की वजह से वह अपनी उम्र से काफी बड़ा लगता था। वह थोड़ा मजाकिया स्वभाव का था, इसलिए उसकी चुलबुली बातें सुधा को बहुत अच्छी लगती थीं। पति से असंतुष्ट सुधा अमित में दिलचस्पी लेने लगी थी। उसे लगा कि जो ख्वाहिश उसे बेचैन किए है, वह अमित से पूरी हो सकती है। लिहाजा उम्र में 11 साल छोटे अमित को वे प्यार के जाल में फांसने की कोशिश करने लगी। अब वे एक पढ़ाई के बहाने अमित को अपने कमरे पर बुलाने लगी। अमित भले ही नाबालिग था, लेकिन अपनी टीचर सुधा के हाव भाव और बातों से उसके मन की बात को समझ गया था, इसलिए सुधा की पहल से वे खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाया और एक दिन उसने वही कर डाला जो सुधा चाहती थी। यह करीब 6 महीने पहले की बात है। एक बार उन्होंने सीमाएं लांघी तो यह रोज का नियम बन गया। रमेश चंद्र के ड्यूटी पर चले जाने के बाद सुधा अमित को अपने क्वार्टर पर पढ़ाने के बहाने बुला लेती। बेटी छोटी थी, वह खा पी कर सो जाती। इसके बाद दोनों को किसी की चिंता नहीं रहती थी। सुधा को जिस चीज की जरूरत थी, अब वे अमित से मिल रही थी, इसलिए उसे अब पति से कोई शिकायत नहीं रह गई थी। उसने पति से लड़ना झगड़ना भी बंद कर दिया था। रमेश चंद्र यह नहीं जान पाए कि पत्नी में अचानक यह बदलाव कैसे आ गया। उन्हें लगता था कि सुधा अब समझदार और जिम्मेदार हो गई है। बहरहाल घर की रोज रोज की किचकिच बंद होने से वे खुश थे। इस तरह अमित और सुधा को रमेश चंद्र से कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। सुधा अमित को इस कदर चाहने लगी कि वह उससे शादी करने के बारे में सोचने लगी। अमित भी इसके लिए तैयार था, लेकिन यह भी सच है कि यह खेल कितना भी छिपा कर खेला जाए, इसकी भनक लगी जाती है। रमेश चंद्र की गैर मौजूदगी में अमित का रोज रोज उनके घर जाने से लोगों को शक होने लगा। सुधा और अमित को लेकर एयरफोर्स कॉलोनी में तरह तरह की चर्चा होने लगी। जब इस बारे में रमेश चंद्र को पता चला तो उन्होंने सुधा को समझाया कि वह अमित को अपने घर न आने दे, क्योंकि उसे लेकर लोग उस पर शक कर रहे हैं। लोग जो कहते हैं तुमने उस पर विश्वास कर लिया। सुधा तुनकर बोली, अगर वह मेरे पास पढ़ने आता है तो लोगों को न जाने क्यों तकलीफ होती है। लोगों से अपना घर तो संभलता नहीं, दूसरों के घरों में ताक-झांक करते हैं। मेरे सामने कोई कहे तो मैं बताऊं, मेरे ख्याल से तुम अमित को पढ़ाना बंद कर दो। वैसे भी तुम्हें पैसों की क्या जरूरत है, हमारी एक ही तो बेटी है। जो मैं कमाता हूँ वह हमारे परिवार के लिए काफी है। रमेश चंद्र ने कहा, तुम चुप रहो। सुधा गुस्से में बोली, मैं किसी के कह देने से शांत होकर घर में नहीं बैठ जाऊंगी। मैंने पढ़ाई घर में बैठने के लिए नहीं की है। लोग कुछ भी कहें, मैं अमित को पढ़ाना बंद नहीं करूंगी। सुधा को नाराज होते देख रमेश चंद्र चुप हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि बात बढ़ाने से बेकार ही झंझट होगा। बात जहां से शुरू हुई थी वहीं की वहीं रह गई। पति के समझाने का सुधा पर कोई असर नहीं हुआ। वह अमित से पहले की ही तरह मिलती जुलती रही। कॉलोनी वालों की बातें सुन सुनकर रमेश चंद्र परेशान हो चुके थे। इन बातों से वे खुद को अपमानित महसूस करते थे। वह सुधा को समझाते थे, लेकिन वह रवैया बदलने को तैयार नहीं थी। वह जब भी उससे कुछ कहते वह लड़ने को तैयार हो जाती। सुधा और अमित ने शादी करने का फैसला कर लिया था, लेकिन रमेश चंद्र के रहते यह संभव नहीं था। इसलिए सुधा ने अमित के साथ मिलकर रमेश चंद्र को खत्म करने की योजना बना डाली। 10 अप्रैल 2014 को 10:30 बजे के करीब सुधा ने योजना के अनुसार प्रेमी अमित को अपने क्वार्टर पर बुला लिया। उस समय रमेश चंद्र कमरे में ही थे।
जैसे ही उन्होंने अमित को अपने क्वार्टर में देखा, भड़क उठे। अमित ने आगे बढ़कर पूरी ताकत से सार्जेंट रमेश चंद्र की गर्दन पर एक घूंसा मारा। उसी घूंसे में नशेड़ी रमेश चंद्र गिर पड़े। वह गिर ही नहीं पड़े, बल्कि बेहोश हो गए। अमित को लगा इसका खेल खत्म हो गया है, लेकिन सुधा ने पति की नाक पर हाथ रख कर देखा तो सांस चल रही है। उसने कहा, अमित अभी इसकी सांस चल रही है, इसे खत्म कर दो। अगर यह जिंदा रहा तो हम बेमौत मारे जाएंगे। अमित झुका और रमेश चंद्र की गर्दन पकड़कर पूरी ताकत से दबा दी। थोड़ी देर में गर्दन लुढ़क गई, यानी उसका खेल खत्म हो गया। दोनों ने रमेश चंद्र की लाश को उठाकर बेड पर रखा। सुधा ने पति की लाश को रजाई उड़ाते हुए कहा, अमित अब तुम जाओ, आगे का काम मैं कर लूंगी। अमित चला गया तो सुधा पड़ोस में रहने वाले एमपी यादव के यहाँ पहुंची और पति को हार्ट अटैक आने की बात कही। उन्होंने एम्बुलेंस बुलाकर रमेश चंद्र को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सुधा ने सोचा था कि हार्ट अटैक की बात बताने पर वह बच जाएगी। शुरू में उसे लगा था कि वह अपनी योजना में सफल हो गई है। पुलिस से बचने के लिए उसने दक्षिणी दिल्ली के वसंत गांव में एक फ्लैट किराए पर ले लिया था, जिसमें अमित के साथ रह रही थी। पति की हत्या के 10 दिनों बाद वे अमित के साथ अमृतसर भी घूमने गई थी। दोनों वहां 3 दिनों तक एक होटल में रुके थे। थाना कैंट पुलिस को सुधा के हाव भाव पर पहले ही शक हो गया था, लेकिन सबूत के अभाव से उस समय पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर सकी थी। परंतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली तो पुलिस के हाथ एक बड़ा सबूत लग गया। इसके बाद सुधा को पति की हत्या की बात स्वीकार करनी पड़ी। सुधा से पूछताछ के बाद पुलिस ने अमित से भी पूछताछ की। उसने भी वही सब बताया जो सुधा ने बताया था। इसके बाद पुलिस ने रमेश चंद्र की हत्या के आरोप में सुधा को गिरफ्तार कर 9 मई 2014 को पटियाला हाउस में महानगर दंडाधिकारी धीरज मित्तल की अदालत में पेश किया, जहां से उसे 2 दिनों के पुलिस रिमांड पर लिया गया, जबकि नाबालिग अमित को दिल्ली गेट स्थित बाल सुधार गृह भेज दिया गया। 2 दिनों बाद 11 मई को पुनः सुधा को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सुधा के साथ उसकी 2.5 साल की बेटी भी उसके साथ जेल चली गई, क्योंकि उसने ससुराल वालों को बेटी सौंपने से मना कर दिया था। लिहाजा मां के गुनाह की वजह से बेटी भी जेल की 4 दीवारी में कैद है। मामले की जांच थाना प्रभारी सुरेश कुमार वर्मा कर रहे थे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। कल फिर मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक